नमस्कार। जस्टिस सूर्यकांत, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बेरोजगार युवाओं पर उनके द्वारा किया गया एक सरकास्टिक रिमार्क, एक व्यंग इस देश में इतना बड़ा बवाल खड़ा कर देगा। उस बयान की चारों तरफ जब आलोचना होने लगी तो CJI सूर्यकांत ने यद्यपि उस पर अपना स्पष्टीकरण दिया, लेकिन कहते हैं कि बात जुबान से और तीर कमान से एक बार निकल जाए तो लौटाए नहीं लौटता है। Like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become another activists, and they start attacking everyone. And you people file contempt petition because High Court is not taking up the matter of as if there are already parasites in society. You attack you people, you attack the system. युवाओं में, बेरोजगारों में, मध्य वर्ग में इस सरकार के प्रति कितना गुस्सा है, कितना उबाल है, कितना नफरत है। लगातार परीक्षाओं के पेपर्स लीक, बेरोजगारी की बढ़ती समस्या, नौकरी में घोटाले, भाई भतीजावाद, पॉलिटिकल सिस्टम, जुडिशियरी, इवन एग्जीक्यूटिव टू सम एक्सटेंट पर परिवारवाद का हावी होना, आम मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और गरीब तबकों में, खासकर नवयुवकों में जो गुस्सा है उसकी सरकार कभी कल्पना नहीं कर सकती है। एक लड़का अभिजीत दीपके एक मीम बनाता है और कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मूवमेंट शुरू कर देता है, ज्वाइन कॉकरोच जनता पार्टी। कदाचित अभिजीत दीपके ने भी नहीं सोचा होगा कि उसका एक मीम जो वस्तुतः CJI के उस व्यंग के जवाब में था, इतना बड़ा रुख अख्तियार कर लेगा। और Gen Z का यह आंदोलन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म रील, इंस्टा पर शुरू हुआ और देखते देखते करोड़ों लोग इसके सदस्य बन गए और पहली बार जंतर मंतर पर एक व्यापक प्रोटेस्ट हुआ। ये कोई मूवमेंट है नहीं है, मोमेंट है नहीं है, ये सारी बातें अभी ड्राइंग रूम और TV स्टूडियो में डिबेट का विषय हैं। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि इस प्रोटेस्ट ने सरकार की चूल्हे हिला दी है। लोगों के मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। क्या यह जयप्रकाश नारायण का 74 का आंदोलन है कि पृष्ठभूमि है, या फिर 2011 का अन्ना आंदोलन की पृष्ठभूमि है, या फिर ये कोई एक नया आंदोलन है, या फिर यह सिर्फ एक गुस्सा है जो युवाओं, बेरोजगारों, नवयुवकों में पनप रहा है और मात्र वो गुस्सा जंतर मंतर पर फूट पड़ा है। क्या है ये? इसके पहले कि हम आपसे बात करें, आप कुछ वीडियोस देख लीजिए। इस डिस्क्लेमर के साथ मैं ये वीडियोस दिखा रहा हूँ कि मैंने इसे नहीं शूट किया है। इसमें इंडिपेंडेंट कुछ पत्रकार, कुछ सोशल मीडिया यूज़र्स या उस प्रोटेस्ट में भाग लेने वाले कुछ लोगों ने शूट किया है और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। भ्रष्टाचार की ये सरकार, भ्रष्टाचार की ये सरकार, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। 25 करोड़ है बेरोजगार, कौन है इसका जिम्मेदार? अंबानी अडानी की सरकार, ये सभी इसके जिम्मेदार। पिछले 10 साल में 80 से ऊपर पेपर लीक हो चुके हैं। कितने शर्म की बात है कि इस देश के स्टूडेंट्स और युवाओं का हर साल केवल हरासमेंट होता है। हर साल पेपर दर पेपर उनको परेशान किया जाता है। और कुछ प्रमुख बातें ये रही कि अभिजीत दीपके बॉस्टन से आए, उनको अनुमति भी मिल गई और इस प्रोटेस्ट मार्च या प्रोटेस्ट रैली में सोनम वांगचुक और प्रकाश राज जैसे लोगों ने भी शिरकत की। इसके अलावा नैतिक समर्थन के रूप में बहुत सारे वैसे लोग भी पहुंचे जो न युवा थे न स्टूडेंट्स थे, लेकिन उनका नैतिक समर्थन था। कुछ लोग त्रिपुरा से, बंगाल से, देश के अलग अलग हिस्सों से। इच्छा मेरी भी थी लेकिन स्वास्थ्य कारणों से मेरा वहां जाना संभव नहीं हुआ। बहरहाल पहले इन वीडियोस को आप देख लीजिए। इस वीडियो के देखने के बाद एक चीज तो स्पष्ट है कि युवाओं में भयंकर गुस्सा है इस व्यवस्था, इस सरकार के प्रति।
नीट के पेपर लीक हुए, इसके पहले भी नीट के पेपर लीक हुए थे। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट प्रशांत किशोर के शब्दों में, इस देश में अब यह न्यूज़ नहीं है कि परीक्षा और नौकरी के लिए आयोजित एग्ज़ाम्स के पेपर लीक हो रहे हैं। न्यूज़ तब होगा जब ऐसी कोई परीक्षा हो जाए और इसका पेपर लीक न हो। स्वाभाविक रूप से इस बार पूरा गुस्सा धर्मेंद्र प्रधान पर केंद्रित था, क्योंकि शिक्षा मंत्री तो वही है। इसके पहले जो नीट के पेपर लीक हुए उसमें कथित रूप से सीबीआई की जांच शुरू हुई, उसका कोई फलाफल नहीं निकला और उस पर से जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है एनटीए, उसके जो हुक्मरान हैं, ये लोग गैर जवाबदेही भरा बयान और उटपटांग हरकत, इन सबों ने आग में घी का डालने का काम किया। इसी बीच सीबीएसई का एक मामला हुआ, उसमें एक लड़के ने जो सीबीएसई के प्रश्न और उसके वैल्यूएशन आदि पर सवाल उठाए, तो दूरदर्शन का एक पत्रकार जो सरकार से करोड़ों रुपए वेतन पाता है, उसने उत्साह में या फिर सरकार की चाटुकारिता में उस बच्चे को पाकिस्तानी बता दिया। ये सारे घटनाक्रम एक दूसरे से भले जुड़े हुए न हों, लेकिन ये सभी ने युवाओं के अंदर, बेरोजगार नवयुवकों के अंदर, छात्रों के अंदर, उनके अभिभावकों के अंदर भी नफरत का, गुस्सा का, असंतोष का एक भयंकर गुब्बारा बना दिया है। और वस्तुतः जंतर मंतर पर उसी में से कुछ गुब्बारे फूटे हैं। सरकार समर्थित गोदी मीडिया ने लाख प्रयास किया इसमें घुसकर इस पूरे प्रोटेस्ट को साबोटेज करने का। कुछ कथित रूप से हिंदू संगठन और अंधभक्त भी वहां पहुंचे। एक व्यक्ति बेशर्मी की सभी सीमाएं पार करता हुआ हिट्स लेकर पहुंच गया कि हम सबको हिट्स मार देंगे। ये सारी चीज़ें गुस्से को, नफरत को, आक्रोश को, असंतोष को और भड़काते हैं। एक बात अच्छी रही कि सरकार ने अभिजीत दीपको को या फिर कॉकरोच जनता पार्टी को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने, प्रोटेस्ट करने का अनुमति दे दिया, अन्यथा फिर ये चीज़ें और दूसरे रूप में जाती। अभी मुख्य रूप से इनका मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का था। साथ ही जो बच्चों ने, लड़कों ने या फिर वहाँ जो लोग प्रोटेस्ट में आए हुए थे, और आपने वीडियो भी देखा, ये मुख्य रूप से सरकार के नीतियों के वजह से पनप रहे हैं। इस बात से आज कोई इनकार नहीं करेगा कि इस सरकार ने जितनी प्रतियोगिता परीक्षा कराई है वे टैंपर प्रूफ नहीं हो सकी। क्वेश्चन पेपर लीक होते गए, भर्तियों में अनियमितता, भाई भतीजावाद। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट डेमोक्रेसी के चारों पिलर्स, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और प्रेस, ये सभी एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट की तरह बन गए हैं, जहां नए रक्त का प्रवाह, नए रक्त का प्रवेश, आम आदमी की एंट्री बहुत मुश्किल हो गई है, खासकर जुडिशरी, लेजिस्लेचर और प्रेस में। जुडिशरी में कौन जज बन रहा है? और आप देखिए गुस्से का ये आलम है कि चीफ जस्टिस इंग्लैंड गए थे किसी यूनिवर्सिटी में भाषण देने, वहां भी ये बेइज्जत होके आए। Give us some respect, please. Treat your life. No, please, please. Let's just call an end to this, can we? Thank you. अब आप इसके 2-3 सवाल उठाइए। पहला तो ये कि जहां स्वयं सुप्रीम कोर्ट में 60 से 65 हज़ार मुकदमे और पूरे देश में 6 करोड़ मुकदमे लंबित हैं, और ये लोग आज भी साल में 100-150 दिन के आसपास छुट्टी मनाते हैं, और ये जज साहब छुट्टी मनाने इंग्लैंड गए थे, कथित रूप से वहाँ भाषण दे रहे थे। ये सब नफरत और गुस्से को बढ़ाता है। पता नहीं ये सिस्टम क्यों नहीं समझता है। तो जुडिशरी में आम लोगों का प्रवेश बंद है। जितने जज बन रहे हैं 99% जजों के परिवार के ही लोग। रही बात लेजिस्लेचर का, तो चंद परिवार का ये एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बन गया है। आम लोग उसमें प्रवेश नहीं कर सकते, अब तो प्रवेश करना भी नहीं चाहते। तो धीरे धीरे एक, और प्रेस का आपने देख लिया, गोदी मीडिया, सभी जो बड़े बिग बिजनेस हाउसेस हैं मीडिया को कंट्रोल कर लिया। तो ये जो डेमोक्रेसी के चारों पिलर्स हैं, ये बेसिकली एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट हो गया है, एक एयर टाइट बैग हो गया, बैलून हो गया, जहां दूसरा कोई प्रवेश नहीं कर पाता है। तो ये जो गुस्से का गुब्बारा बन रहा था, वह किसी पिन का इंतजार कर रहा था, और चीफ जस्टिस का एक बयान, कॉकरोच हैं युवा, इसने पिन मारा और ये फट पड़ा। आज हम ये नहीं बता सकते हैं कि यह कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट कोई आंदोलन का स्वरूप अख्तियार करेगा, या इससे इस देश में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। ये प्रश्न भविष्य के गर्भ में छिपे हैं, और मैं काल नहीं हूँ, मैं समय भी नहीं हूँ,
जो कल क्या होने वाला है बता सकूं। इनफैक्ट कोई नहीं बता सकता। लेकिन आज आपसे इस विषय पर हम बात करेंगे कि इस देश में जो अभी से पहले हाल में 2 बड़े आंदोलन हुए, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स थे और क्या जेन जी के इस आंदोलन में भी ये इंग्रेडिएंट है। आपके मन में 3-4 प्रश्न होंगे। मैं भी एक आम आदमी हूँ, मेरे मन में भी वो प्रश्न है। पहला है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट इस देश में किसी नए क्रांति, नए मूवमेंट के बीजारोपण कर रहा है। नंबर 2, क्या युवाओं का यह आक्रोश वर्तमान सरकार जिसको चिंतित तो जरूर कर दिया है, वो आने वाले समय में उखाड़ कर फेंक देगा। और तीसरी चीज़, क्या इस देश में भी जेन जी का बांग्लादेश और नेपाल एंड टू सम एक्सटेंट श्रीलंका जैसे आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो रहा है। ये 3 प्रश्न हैं जो कदाचित आपके मन में भी होंगे। आइए आज इस पर बात करते हैं और आपसे चर्चा ये करते हैं कि जयप्रकाश जी का 74 का आंदोलन, अन्ना हजारे का 2011 का आंदोलन और 2026 का ये कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन या प्रोटेस्ट, कुछ लोग मूवमेंट भी कह रहे हैं, वॉट एवर यू कैन से, में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, किस ओर जाएगा। आपको बताते चलें कि जो सिमिलैरिटीज़ हैं इन तीनों आंदोलनों में, वो मुख्य रूप से उसको आप 3-4 पॉइंट्स में समझ सकते हैं। पहला, इन तीनों आंदोलन जिसकी चर्चा मैंने की, जेपी का 74, अन्ना हजारे का 2011 और अभिजीत दीपके का 2026 का, ये तीनों आंदोलन युवाओं में, बेरोजगारों में और छात्रों में और आम जनमानस में असंतोष और आक्रोश का परिणाम था। अन्ना हजारे के आंदोलन के बारे में तो आपको याद होगा। जेपी के आंदोलन की थोड़ी सी पृष्ठभूमि आपको बता देते हैं। 74 तक बिहार में, देश के अन्य हिस्सों में भी कांग्रेस का शासन था और बिहार में स्टूडेंट्स पटना यूनिवर्सिटी में हॉस्टल के कुछ फीस स्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। उस आंदोलन को जैसा पॉलिटिकल पार्टीज करते हैं या पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन करते हैं, अब्दुल गफूर की सरकार थी यदि मुझे ठीक से याद हो, तो उसने कुचलने की कोशिश की। इसी बीच जयप्रकाश जी जनेऊ तोड़ो आंदोलन के सिलसिले में वो सिवान और छपरा इलाके में आंदोलन चल रहा था, वो लौट रहे थे फिर किसी और इससे, और फिर बेगूसराय स्टेशन के पास कुछ लोग उनको उतारा, फूलमाला चढ़ाया, जनेऊ वगैरह अपना उतार दिया, लेकिन वो इस आंदोलन से वाकिफ़ हो रहे थे। उसके बाद पटना आकर उन्होंने अपना नेतृत्व दिया और छात्र विधानसभा कुछ मांग को लेकर के बढ़ रहे थे। पुलिस ने गोली चलाई और 2-3 छात्र की मृत्यु हो गई और ये एक कारण बना एक बड़े आंदोलन का। जयप्रकाश जी के नेतृत्व में फिर यह छात्र आंदोलन धीरे धीरे संपूर्ण क्रांति का आंदोलन बन गया और पूरे देश में कांग्रेस की सरकार की चूल्हे हिला दी। बहरहाल, तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि इस तीनों आंदोलन में 3 समानता क्या है और 3 असमानता क्या है। फिर हम बात करेंगे क्या हो सकता है भविष्य में, इस डिस्क्लेमर के साथ कि न तो मैं कोई ज्योतिष हूँ और न ही समय हूँ, लेकिन फिर भी जो मेरा अनुभव है उस आधार पर मैं अपनी बात आपके सामने रखता हूँ। तो पहली समानता थी छात्रों, नौजवानों, बेरोजगारों में सरकार, सिस्टम के प्रति असंतोष। इस तीनों आंदोलन की पहली समानता। दूसरी समानता ये थी, इस तीनों आंदोलन में आंदोलन की शुरुआत सड़क पर उतरने, ऑफ कोर्स जेपी आंदोलन के समय में कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन 74 के आंदोलन में भी ज़्यादातर युवा ही थे, छात्र ही थे। अन्ना के आंदोलन में भी ज़्यादा वही थे और इसमें तो प्योर जेन जी है। और तीसरे आंदोलन में जो समानता थी वो ये थी कि सरकार के द्वारा पनप रहे नफरत, आक्रोश, असंतोष, ये जो युवाओं में और आम लोगों में हो रहा था, उसकी भनक भी नहीं थी, या फिर भनक थी तो सरकारें हनक में थी और उसको दबाने का प्रयास करने लगी। तीनों में, इसमें भी देख लिया आपने कि कुछ लोगों को भेजा, यद्यपि सरकार ने बड़ा रिस्ट्रेन दिखाया, एक अच्छी बात है, लेकिन कुछ हिंदूवादी कथित रूप से अंधभक्त वहाँ पर पहुँच गए और उसने कुछ डिस्टर्ब करने की कोशिश की। जिस तरीके से गोदी मीडिया के अगेंस्ट वहाँ नारे लगे, उसने तो गोदी मीडिया की भद पिटा दी।
तो ये सब लोग वहाँ साबोटेज करने गए थे। तो ये 3 समानता मैंने बताया। पहला कि ज़्यादातर ये युवा और छात्र से शुरुआत हुआ। दूसरा, असंतोष के कारण पनप रहे गुस्से, नफरत, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा आदि के मुद्दे को लेकर के जो असंतोष था वह कारण बना। और तीसरा, सरकार ने इसको ठीक से लिया, पॉजिटिव वे में नहीं लिया। कॉकरोच जनता पार्टी के भी इस मूवमेंट को सरकार पॉजिटिव वे में नहीं ले रही है। धर्मेंद्र प्रधान की इनकॉम्पिटेंसी प्रूव्ड हो गई है, लेकिन उनको हटाया नहीं गया। सीबीएसई में मात्र उसके चेयरमैन को हटा दिया गया। एनटीए में भी 1-2 आदमी को शायद हटाए जाने की बात हो रही, इसके पहले हटाया गया था, लेकिन जिसको हटाया वह और इम्पोर्टेंट पद पर चला गया। तो ये सारे जो आक्रोश, असंतोष है, उससे मुंह मोड़ने वाली बात होती है। एक पक्षी होता है जिसको बिहार में बोलते हैं टिटहरी। तो जो टिटहरी होती है तो वो क्या करता है कि अपना सर बालू में नीचे डाल करके पैर ऊपर कर देता है कि शायद आसमान गिर जाएगा तो हमको रोक देंगे। तो ये तीनों आंदोलन के संबंध में तत्कालीन सरकारों की टिटहरी वाले अप्रोच थे। रामलीला मैदान में जो अन्ना आंदोलन हुआ, वह अन्ना आंदोलन को कांग्रेस अगर पॉजिटिव वे में ली होती तो कांग्रेस की दुर्गति नहीं होती और आम आदमी पार्टी का जन्म नहीं होता। अब आइए 3 डिसिमिलैरिटीज़ है, यानी 3 जो अंतर है उसको आपको बता देते हैं। पहला अंतर यह है कि जब 74 के आंदोलन छात्रों से हुआ, लेकिन उनके पास एक कुशल, ईमानदार और परिपक्व नेतृत्व मिल गया जयप्रकाश जी के रूप में। अन्ना हजारे वाले आंदोलन में भी अन्ना हजारे जैसा साफ सुथरा छवि का, आज अन्ना हजारे को कोई गाली दे बात समझ में आती है, लेकिन उन्होंने पाक साफ मन से वह आंदोलन शुरू किया था। अभी बात अलग है कि उस आंदोलन के गर्भ से निकला हुआ अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जो सरकार में आई, तो उसने भी कुछ वैसी ही गलतियां की जो आमतौर पर पॉलिटिकल पार्टीज करती है, और उसका नतीजा सबके सामने। हालांकि कुछ अच्छे काम भी उसने किए। तो लेकिन ये कॉकरोच जनता पार्टी से में अभी तक अंतर यह है कि इसमें कोई परिपक्व नेतृत्व नहीं है। देखिए होता क्या है, इस तरह के आंदोलन एक डायकोटोमी के साथ आगे बढ़ता है। पहला कि अगर इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल लीडर्स घुस गया तो इस आंदोलन के स्वरूप और इस आंदोलन के प्यूरिटी को वो कॉन्टामिनेट कर देता है। लेकिन अगर नहीं घुसता है तो युवाओं में और खास करके इस देश में पॉलिटिकल लीडरशिप का जो कल्चर है वो युवा दे नहीं पाते हैं और आंदोलन डिरेल्ड हो जाता है, लैक ऑफ डिसिप्लिन या लैक ऑफ कोहेरेंस के कारण, और वो तितर बितर हो जाता है, डिफ्यूज्ड हो जाता है। क्योंकि सभी अधिकांश लोग मध्यम वर्ग के होते हैं, तो उनके माता पिता भी सोचते हैं कि हमारा बच्चा इसमें चला जाएगा, उसका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। एवरीवन इज कंसर्न्ड अबाउट हिज और हर चिल्ड्रेन। तो अभी कॉकरोच जनता पार्टी में वैसा कोई परिपक्व नेतृत्व नहीं मिला है। यद्यपि इस आंदोलन को सोनम वांगचुक जैसा चेहरा संबोधित किया है, इस प्रोटेस्ट में वो शामिल हुए हैं, और सोनम वांगचुक का चेहरा आज के तारीख में हिंदुस्तान में न सिर्फ एक साइंटिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट का है, बल्कि एक सच्चा व्यक्ति जो निरंतर स्वार्थ रहित, निस्वार्थ भाव से देश, समाज, आर्मी और आम लोगों की सेवा कर रहा है। इसको भी सरकार ने बंद किया था। अब ये अभी प्रीमैच्योर है बहुत कहना कि सोनम वांगचुक इसका नेतृत्व करेंगे। इस सभी चीज़ें अभी धीरे धीरे क्लियर होंगी। तो ये 2-3 असमानता है। एक असमानता और तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण है कि जयप्रकाश जी का आंदोलन का बेस बड़ा चौड़ा था। बेशक वो पटना से शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। लेकिन अन्ना हजारे का आंदोलन मुख्य रूप से दिल्ली केंद्रित था, और उसमें मध्य वर्ग, कुछ छात्र और कुछ एक्टिविस्ट शामिल हुए थे। लेकिन यह आंदोलन विशुद्ध रूप से छात्रों का है, और इनका जो मांग है अभी तक वह प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस पेपर लीक हो रहे हैं उसको लेकर के है, और सारा गुस्सा धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ है। जबकि जयप्रकाश जी के आंदोलन व्यवस्था के खिलाफ था, अन्ना हजारे का आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ एक तरह से दिख रहा था, और कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन बेसिकली धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ दिख रहा है। ये सारी चीज़ें एक जगह है, लेकिन जो बड़ा मुद्दा है, बड़ा बात है वो ये कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट ये धीरे धीरे पूरे देश में
जेएनजी के आंदोलन में रूपांतरित हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, फैल जाएगा? यह वैसा प्रश्न है जिसका उत्तर सिर्फ समय दे पाएगा। नंबर 2, क्या जेएनजी का यह आंदोलन इस देश में बांग्लादेश और नेपाल की तरह सत्ता को उखाड़ फेंकेगा और नई व्यवस्था कायम कर देगा? इसका उत्तर बहुत उत्साहजनक नहीं है। इस देश में बहुत मुश्किल से ऐसा कुछ हो पाता है। यद्यपि जेपी के आंदोलन और अन्ना हजारे ने भी इसके सरकार को उखाड़ फेंक दिया, लेकिन इसमें बहुत समय लगा और वो आंदोलन बड़े कंसिस्टेंट होने चाहिए थे। हमारे यहाँ समस्या ये है कि एक तो यह देश बहुत बड़ा है, अलग अलग प्रांत, अलग अलग भाषा, अलग अलग कस्टम्स, अलग अलग बोली, अलग अलग पॉलिटिकल इंटरेस्ट कई बार आपस में कन्फ्लिक्टिंग भी होते हैं। तमिलनाडु के आदमी का इंटरेस्ट वो बिहार के आदमी के इंटरेस्ट से कॉन्फ्लिक्ट करेगा कई बार, एटलीस्ट समान तो नहीं होगा। पंजाब के स्टूडेंट्स या पंजाब के आम लोगों का जो इश्यूज़ है वो हो सकता है केरला से मेल नहीं खाए। मणिपुर और नागालैंड का इशूज हो सकता है राजस्थान से मेल नहीं खाए। तो यहाँ पर जेएनजी का आंदोलन सर्वव्यापी और पूरे देश में फैल जाएगा, यह संभावना थोड़ी सी कम दिखाई देती है। मतलब इट इज़ the possibility of spreading this movement or movement for that matter pan India is somewhat very bleak, ये दिखता नहीं है। और तीसरी और अंतिम बात ये कि क्या इससे सरकार के सेहत पर कोई प्रभाव पड़ेगा? इसका उत्तर है शॉर्ट टर्म में नो, लेकिन लॉन्ग टर्म में यस। सरकार अंदर से बहुत हिल चुकी है। कई कारण हैं, जैसे देश के सामने खड़ा आर्थिक बवंडर, आर्थिक सुनामी का तूफान जो किसी भी समय इस देश में आएगा और इस देश के पूरे अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देगा। दुखद आश्चर्य की बात यह है कि सरकार इससे अनजान तो नहीं है, लेकिन बेफिक्र है। उसके कई कारण हो सकते हैं, और उससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण सत्य यह है कि इस सरकार में जो मिनिस्टर्स या इस पार्टी के जो नेता हैं वो अट्टहास करते हैं, और ये अट्टहास आम लोगों को बहुत कष्ट पहुंचा। जब ये नासमझ मंत्री इनके नासमझ नौटंकी करने वाले और गाना गाने वाले लोगों को जो सांसद इन लोगों ने बनाया है, वो लोग जिस तरह की टिप्पणी करते हैं, यकीन कीजिए दिल को बहुत ठेस पहुंचता है। वह व्यक्ति जो बेरोजगारी के चलते 2 वक्त का भोजन जुटाने में मुश्किल का सामना कर रहा है, वो औरत, वो गृहिणी जो महंगाई के कारण, गैस के दाम बढ़ने के कारण, तेल के दाम बढ़ने के कारण चूल्हा जलाने में मुश्किल फेस कर रही है, वो किसान जो फर्टिलाइजर्स महंगे दाम होने के कारण खेती नहीं कर पा रहा है, वो किसान जिसका अनाज नहीं बिक पा रहा है सही दाम में, वो विद्यार्थी जिसका क्वेश्चन आउट हो जाता है, उसका कैरियर तबाह हो जाता है, और ये नासमझ सांसद और विधायक भारतीय जनता पार्टी के या एनडीए के जिस तरह का बयानबाजी करते हैं, यकीन कीजिए दिल को बहुत दर्द होता है। ये दर्द अगर हम महसूस कर रहे हैं तो ये दर्द आप भी महसूस करते होंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और आप देख रहे हैं कि घोटाले की कितनी लंबी फहरिस्त। अभी जो राजेश एक्सपोर्ट का मामला आया है, शुरुआती दौर में जो बातें आ रही है, शायद 15 लाख करोड़ रुपया डूब गया। मैं इस मामले का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये सब चीज़ इस देश के आम जनता का, आम जनमानस का इस सरकार के प्रति विश्वास को हिला रहा है, झकझोर रहा है। इसीलिए ऐसे मूवमेंट बड़े स्पॉन्टेनियस और स्वतःस्फूर्त हो जाते हैं। मैं किसी दिन बात करूंगा कि कैसे इस देश में चंद बिजनेसमैन और स्पेशली एक बिजनेसमैन के सर पर वैसे ही हाथ रखा हुआ है मोदी सरकार और खासकर नरेंद्र मोदी ने, जैसे कभी भगवान शिव ने भस्मासुर को आशीर्वाद दिया था। कहीं ऐसा न हो कि ये लोग इस देश के लिए भस्मासुर हो जाए और देश के माथे पर ही वो हाथ रख दे और जला दे। क्या ये संजोग है कि जो भी बिजनेस हाउसेस अडानी के सामने खड़ा होता है उसके यहाँ रेड पड़ती है? उस श्री सीमेंट का मामला हो जहाँ इनकम टैक्स का रेड पड़ा, फिर उस रेड का क्या हुआ जब अडानी गुजरात के सीमेंट कंपनी को ले लिया। अभी हाल में जो जेपी एसोसिएट्स की बिडिंग हुई, आम आदमी ये समझता है कि उस नीलामी की बोली में जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसको मिलेगा। तो अनिल अग्रवाल ने, वेदांता के जो मालिक हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा बोली लगाई थी, संभवतः 17-18 हज़ार करोड़ का, और ये 14 हज़ार करोड़ का बोली लगाए थे अडानी।
लेकिन फिर भी प्रक्रियाओं के मकड़जाल में उलझाकर इसको वो डील मिल गया। और वेदांता को अडानी के खिलाफ खड़ा होने की सजा ये मिली कि उनके पूरे देश में रेड होना शुरू हो गया। दुखद बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से वर्डिक्ट दे रहा, हो सकता है कानूनी रूप से वो सही भी हो, लेकिन आम आदमी में अब यह परसेप्शन बनना शुरू हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट भी मिली हुई है। तो ये सारी चीज़ें आम लोगों के विश्वास को डगमगाता है। और कोई भी देश पॉलिटिशियन से नहीं, मिनिस्टर से नहीं, जजेज से नहीं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास और आस्था से चलता है। जिस तरह से लोगों की आस्था और विश्वास पर रोज कुठाराघात, रोज प्रहार हो रहा है, किसी दिन ये विस्फोट हुआ तो न जाने इस देश को और इन नेताओं को और इन जजों को कहाँ बहा कर ले जाएगा, कोई नहीं जानता है। एक निवेदन, एक आग्रह सरकार को, अभी भी समय है, चेतिए। आप इलेक्शंस तो जीत रहे हैं लेकिन लोग हार रहे हैं। बीजेपी इलेक्शन तो जीत रही है लेकिन अर्थव्यवस्था हार रही है। बीजेपी इलेक्शन तो जीत रही है लेकिन समाज हार रहा है। मोदी के रील्स तो बन रहे हैं लेकिन देश की रिलाई हो रही है। अगर यही चलता रहा तो कहीं आपका हश्र उसी तानाशाह या उसी नेताओं की तरह नहीं हो जो एक बार सर्बिया में हुआ था। एक छोटा सा व्यंग सर्बिया में शुरू हुआ। स्लोबोदान मिलोसेविच तानाशाह, कुछ स्टूडेंट ने एक मूवमेंट पार्टी बनाई, सड़क के चौराहे पर एक ड्रम रख दिया, स्लोबोदान मिलोसेविच का फोटो लगा दिया, कहा एक सिक्का डालिए और डंडा से एक ड्रम पीटिए। देखते देखते यह व्यंग एक जन आंदोलन बन गया और देखते देखते स्लोबोदान मिलोसेविच को देश छोड़कर भागना पड़ा, उसकी सत्ता पलट गई। मुझको नहीं पता कि चीफ जस्टिस के द्वारा बोला गया कॉकरोच और उसके बाद अभिजीत दीप के द्वारा बनाया गया एक मीम ये कौन सा रूप अख्तियार करेगी। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि इस देश में आक्रोश है, गुस्सा है, असंतोष है, निराशा है। सरकार इसको समझे जरूर। इसी निवेदन के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।